अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक मौज़ू तो मेरा नया नहीं है क्योंकि अक्सर मैं इसी मौज़ू पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ रिकॉर्ड कराती हूँ साज़ो आवाज़ के लिए। लेकिन इस मौज़ू की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि अमूमन हमारे जो बच्चे हैं और जो लोग शादी करने जाते हैं वो दरअसल दिसंबर की छुट्टियों ही में जाते हैं। तो मेरा मौज़ू जो है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप है, उसके बारे में मैं आपको नई मालूमात देना चाहती हूँ। तो नई मालूमात तो बेसिकली ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि सितंबर से ये वाला जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। उसके अलावा मैं कुछ और 4-5 बातें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। तो नंबर 1 तो ये है कि मैं ज़ाहिर है इंशाल्लाह मुझे फरवरी में 27 साल हो जाएँगे इस बिज़नेस में और मैंने हज़ारों स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन सक्सेसफुली की हैं। लेकिन ये वो ज़माना नहीं है कि जब आपने कुछ 2-3 फ़ॉर्म्स के साथ चंद तस्वीरें लगा दी, कुछ फ़ोन के बिल्स लगा दिए और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अगर कोई कमी-बेशी होती थी तो ऑफ़िसर आपसे राब्ता करते थे और कहते थे कि मज़ीद मालूमात आप फ़राहम करें। आप फ़राहम कर देते थे, फ़ैक्स कर दिया या कभी-कभार ऑफ़िसर कॉल भी करते थे, वो ज़माना गुज़र गया है। अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि दिसंबर 2016 से जो नई तब्दीलियाँ आई थीं, वो अभी तक जारी हैं, यानी 10 पेज का जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, उसके अंदर आप देखेंगे कितनी डिटेल है। और ये जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है आईएमएम 5533 वो बहुत ही ज़्यादा तफ़सील में है और उसमें बॉक्सेस बने हुए हैं। अगर आपने कोई भी बॉक्स सही से चेक नहीं किया या आपने जो डॉक्यूमेंट्स उसमें आपको फ़राहम करने थे, फ़राहम नहीं किए, तो आपकी फ़ाइल इनकम्प्लीट होने की वजह से जो रेगुलेशन है R10 इनकम्प्लीट होने की वजह से रिटर्न हो जाएगी। तो क्योंकि पहले तो ये होता था कि अगर कोई चीज़ मिसिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ऑफ़िसर आपसे ईमेल कर देते थे या लेटर आ जाता था कि आप ये चीज़ फ़राहम करें। अब ऐसा नहीं है, स्पेशली ऑनलाइन एप्लीकेशंस जबकि ऑफ़िसर जो हैं लैपटॉप्स पे काम कर रहे हैं और रिमोटली काम कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जो एप्लीकेशन का जो पैकेज होता है उसमें कितनी चीज़ें होती हैं, कितने फ़ॉर्म्स कितने सारे हैं और ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फ़ॉर्म्स हैं स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के, उसके अलावा 3 फ़ॉर्म्स और भी हैं और जो बकिया डॉक्यूमेंटेशन है वो भी ख़ास पाकिस्तान के हिसाब से आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर उस पैकेज में अगर कोई भी चीज़ की कमी रह जाती है तो आप और आप ये सोचिए कि सारा पैकेज स्कैन होकर एक ऑफ़िसर के पास जा रहा है, जो अपने लैपटॉप में मोस्टली लोग लैपटॉप पर ही काम करते हैं आजकल। लैपटॉप में बैठकर वो एक-एक चीज़ देख रहा है, तो आप सोचिए कितना उसके लिए एक मुश्किल काम होगा, ओवरवेलमिंग होगा ये। एज़ अपोज़्ड टू कि ना आपके पास एक पैकेज है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, वन बाय वन आपने सारी चीज़ें जो पेपर फॉर्म में हैं, आपने उनको चेक किया, तस्वीरें देखी, तस्वीरें हैं, हर चीज़ आपको मिल जाती है। डॉक्यूमेंट्स आपने चेक कर लिए, फ़ीस आपने देख ली, तो ऑफ़िसर का काम आसान हो जाता है। तो इस वक़्त मेरा जो नज़रिया वही है कि मैंने 7 एप्लीकेशंस नए तरीके से ऑनलाइन जमा कराई हैं क्योंकि वादा ये किया गया था सितंबर में कि कोविड की वजह से हम ऑनलाइन की भी सहूलत दे रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है कि अभी तक तो जिन-जिन फ़ाइलों को मैंने किया था सक्सेसफुली, अभी तक कोई भी पेशरफ़्त नहीं हुई है। तो इससे मुझे तो ये लग रहा है, ये मेरा कहना है, मेरी राय है कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बल्कि पेपर एप्लीकेशन का तो कम से कम डेढ़ 2 महीने में जवाब आ जाता था। लेकिन अभी ये अक्टूबर से जनवरी हो गया, जो फ़ाइल्स मैंने दिसंबर अक्टूबर, नवंबर में भी जो की हैं, उनका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। ठीक है? तो मेरी जो इस वक़्त आप कह लें प्रेफ़रेंस या तरजीह जो है, मैं दूँगी पेपर एप्लीकेशन को। नंबर 2 जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और दिक्कत ये है कि अभी भी उसमें ग्लिचेस भी हैं। ख़ास उसमें मेगाबाइट्स की गुंजाइश है। उसके बाद से आपको वो कहते हैं कि दिस इज़ इट, इसके बाद आप कोई चीज़ अपलोड नहीं कर सकते। अब जो मेरी फ़ाइल होती है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की उसमें तो मैं बहुत सारी चीज़ें लगाती हूँ एडिशनल ताकि ऑफ़िसर को इस बात की यकीन दहानी हो जाए कि ये जो शादी है ये असली है और इमिग्रेशन के मकसद के लिए सिर्फ़ नहीं की गई है। तो इसमें मैं नैरेटिव लगाती हूँ जिसमें तस्वीरें होती हैं, कभी-कभार वो नैरेटिव भी
30 से 40 पेजेस का होता है, प्लस मैं खतूत लगाती हूँ जो रिश्तेदारों के, फ्रेंड्स के और घरवालों के होते हैं जिन्होंने शादी अटेंड की या नहीं की। तो आप सोच सकते हैं कि अच्छे खासे ऑन एवरेज जो मेरी फ़ाइल जो जाती है उसमें 100 से 150 तक के पेपर्स होते हैं। तो अब आप उसको तसव्वुर कीजिए कि एक ऑफ़िसर के पास वो तमाम चीज़ें स्कैन्ड सूरत में आएँ, उसके लिए वो क्या करेगा वो ज़ाहिर है ओवरवेल्म्ड होगा, राइट? और जहाँ पे वो देखते हैं छोटी-सी भी गलती है, वो हो सकता है कि वो आपकी फ़ाइल को रिटर्न कर दे और दूसरी तरफ बढ़ जाए जो कि छोटी हो या और आसानी से लैपटॉप पर देखी जा सकती हो। तो नंबर 1 ये चीज़ थी। तो ये सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि पूरी एप्लीकेशन जो हो उस मुकम्मल तौर पर जाए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मिसिंग ना हो जो भी अहम है। पाकिस्तान के हवाले से मैं कह सकती हूँ कि सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका मैं तर्जुमा लगाती हूँ। हालाँकि आप देखें जो फैमिली रजिस्ट्रेशन है या नादरा का मैरिज रजिस्ट्रेशन है या बर्थ सर्टिफ़िकेट है या डिवोर्स सर्टिफ़िकेट है, वो सारे के सारे आधे उर्दू, आधे इंग्लिश में होते हैं। लेकिन मैं चांस नहीं लेती क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये एप्लीकेशन किस ऑफ़िसर के पास कौन-से वीज़ा पोस्ट पर जाएगी और क्या उसको पाकिस्तान या इंडिया या जो भी जहाँ की भी एप्लीकेशन है, उसके बारे में कल्चरल नॉर्म्स के बारे में कोई उसको पता भी है कि नहीं पता है। तो ज़रूरी मैं ये समझती हूँ कि पेपर एप्लीकेशन अगर है, तो उसमें हर चीज़ पहले से मुहैया की जाए ताकि शुकूक व शुबहात ऑफ़िसर के दिल में आए ही ना। और इंटरव्यूज़ के बारे में मुझसे सवाल करते हैं लोग कि हमारा इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। देखिए इंटरव्यू जब होता है, जब ऑफ़िसर को इस बात का शक हो कि शादी जेन्युइन नहीं है या उसके पास कोई ऐसे सवालात हो जिनको वो अपनी तसल्ली करना चाहता हो इंटरव्यू के ज़रिए। तो इंटरव्यू जब भी होता है जब कोई ऑफ़िसर के ज़हन में कोई इस तरह की बात है जिसको वो रफ़ा करना चाहता है अपने दिल से शकूक व शुबहात को। और तो सबसे पहली चीज़ जब मेरे पास कोई आता है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के हवाले से या फ़ोन पर बात होती है या ज़ूम पर आजकल मैं मीटिंग्स कर रही हूँ ज़्यादातर कोविड की वजह से क्योंकि ऑफ़िस जाना नहीं हो रहा है और लोग भी इससे उनको सुकून होता है कि चलो कहीं मुलाकात बच गई, दूर आना, ट्रैफ़िक वग़ैरह सबसे उनको छुटकारा मिल गया। तो सबसे पहले सवाल जो मैं करती हूँ वो स्पॉन्सर अगर कि आप मुझे बताइए जो भी चाहे लड़की है, चाहे लड़का है कि नंबर 1 आप जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? खुदा न ख़ास्ता सोशल असिस्टेंस पर तो नहीं है, किसी भी वजह से नाअहल तो नहीं है, अगर दूसरी शादी है तो कि एलिमोनी या चाइल्ड सपोर्ट वग़ैरह के तो आपके पास इश्यू नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों को मैं पहले पूछ लेती हूँ और अगर कोई सोशल असिस्टेंस पर या वेलफेयर कलेक्ट कर रहा होता है तो उसको मेरा मशवरा होता है कि आप उससे अलग हो, उससे उतरें और आप फिर कोई सी जॉब तलाश करें, चाहे वो टमाटर्स में कॉफ़ी सेल करना हो या किसी गैस स्टेशन में पंप करना हो, जो भी करना हो ताकि आपकी जो अहलियत है एज़ ए स्पॉन्सर एम्प्लॉयड शो हो या अगर आप ऊबर चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, एटलीस्ट 3-4 पे स्टब्स लगें सोशल असिस्टेंस से हटने के बाद, तो वो आपकी फ़ाइल के लिए बेहतर साबित होगा और आपको इनएलिजिबल या नाअहल करार नहीं दिया जाएगा इमिग्रेशन के हवाले से। फिर नंबर 2 सवाल जो मैं करती हूँ वो होता है कि जो भी एप्लीकेंट है फॉरेन नेशनल वो उसके बारे में कि ऐसा तो नहीं है कि उनके ऊपर कोई किसी भी तरह की कोई क्रिमिनैलिटी का इश्यू है या कोई चार्ज है या इमिग्रेशन से कई दफ़ा उन्होंने विज़िटर वीज़ा के ज़रिए या स्टूडेंट वीज़ा के ज़रिए कनाडा में एंट्री की कोशिश की हो और उनको नाकामी हुई हो। क्योंकि फिर ऑफ़िसर के पास जब स्पाउसल स्पॉन्सरशिप जाएगी और पिछला रिकॉर्ड होगा, तो उसके लिए फिर मैं एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन से रिकॉर्ड्स मँगाती हूँ वीज़ा पोस्ट के, देखने के लिए कि उन्होंने पिछले अपने जो एप्लीकेशंस थी उनमें क्या-क्या लिखा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई कंट्रोवर्शियल बात हो या कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो, जिससे इख्तिलाफ पैदा हो और ऑफ़िसर को ये लगे कि ओह! ये तो सिर्फ़ कनाडा में एंट्री इनको चाहिए और इनको इमिग्रेशन से या सॉरी इनको जो भी इनके हस्बैंड या शौहर से कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, ज़्यादा इनको दिलचस्पी है कनाडा में आने से। तो ये 2 चीज़ें अहम हैं और तीसरी चीज़ ये है कि कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करा रहे हैं, जो दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर टेक्स्ट हैं क्योंकि 10 पेजेस की रिक्वायरमेंट है आईएमएम 553 के हवाले से, तो वो जो टेक्स्ट हैं, क्या अगर आपने रोमन उर्दू में लिख दिए, पहले तो चल जाता था कि भई इस्लामाबाद में लोग उर्दू जानते हैं या लंदन में आप भेज रहे हैं तो उनको पता था कि भई रोमन उर्दू है, तो उन्होंने हो सकता है कुछ उर्दू दानों को रखा हो जो कि रोमन उर्दू पढ़ के मतलब निकाल लेते हों। लेकिन
अगर आपका उर्दू में है टेक्स्ट, चाहे वो रोमन इंग्लिश लेटर्स में लिखा हुआ है, आपको सर्टिफाइड ट्रांसलेशन कराना इसका ज़रूरी है, यानी तो ओवरसीज़ है तो वो नोटराइज़्ड तर्जुमा चल जाता है, तो वो बहुत अहम है। फिर आपको प्रूफ अपने दिखाने होंगे कि रसीदों के ज़रिए एक दूसरे को क्या आपने गिफ्ट्स भेजे हैं, फाइनेंशियली एक दूसरे को सपोर्ट किया है कि नहीं, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को आपने अपना शौहर या बीवी बताया है कि नहीं। और इमिग्रेशन को ज़्यादा जो दिलचस्पी है वो आपकी शादी से पहले की जो आपकी रिलेशनशिप है उसके बारे में है, इस बात का तयन करने के लिए कि ये शादी जेन्युइन है और इनकी एक रिलेशनशिप इवॉल्व हुई है और बतदरीज आगे बढ़ी है और शादी तक पहुंची है। सही है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम है। फिर उसके बाद तस्वीरें आती हैं और तस्वीरें ज़्यादातर अगर जब से रिलेशनशिप शुरू हुई है, मिसाल के तौर पर 2 साल पहले आपकी किसी के रिश्तेदार की शादी में शिरकत की तो आपकी उसकी तस्वीरें हैं। उसके बाद से आपने जो राब्ता रखा एक-दूसरे के साथ या एक-दूसरे की मुलाकात के लिए एक-दूसरे के मुल्कों में गए, वो तमाम चीज़ें बहुत अहम होंगी और आपकी जो मैं एक स्टोरी लगाती हूँ जिसको नैरेटिव या आपका स्क्रैप बुक टाइप का एक पुलंदा सा बना के मैं भेजती हूँ, तो वो उसमें बहुत काम आता है और ये सारे हिंट्स जो हैं, जो फॉर्म है IMM 5532 जो रिलेशनशिप के बारे में है, तो वो उससे ही क्लू लेकर ही मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, उनको एक स्केलेटन टाइप का और खाका जैसे कह लें आप उनको उनको दे देती हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट में। फिर वो उसमें वो अपने हिसाब से जो भी उनकी स्टोरी बनती है, वो उसमें दाखिल करके अपनी स्टोरी प्लस उसमें वो तस्वीरें ऐड करते हैं ताकि जो ये एक नैरेटिव जाए, वो एक बावसूख लगे कि इसमें इतने लोगों ने शिरकत की। तो हर तकरीब की मैं 2-2 3-3 तस्वीरें लगाती हूँ और उनके नीचे कैप्शन होते हैं। अगर पेपर एप्लीकेशन है तो ज़ाहिर है उसके पीछे हम लिखते हैं तारीख़, मौका क्या था और कहाँ पे तकरीब पेश आई और किन लोगों ने शिरकत की। अगर उनके नाम पता है तो नाम लिख दें, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं कि ब्राइड की फैमिली, ग्रूम की फैमिली वगैरह-वगैरह। और चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहम है, मैं समझती हूँ वो सबसे ज़्यादा अहम वही है, मुझे पहले ही बोलना चाहिए था, लेकिन मैं सीक्वेंस में कुछ और बोलती गई, अब मैं आपको बता रही हूँ। फॉन्ट्स जो हैं वो समझ लें कि बिल्कुल होली ग्रेल आप समझ लें इसको। नंबर 1 ये है कि जो भी फॉर्म है चाहे वो IMM 008 हो, चाहे वो 1344 हो, 5406 हो, 5669 हो, तमाम फॉर्म जो हैं वो सही तौर पे भरे हुए हों, ख़ास तौर पे कोई गैप ना हो, चाहे वो एड्रेस हिस्ट्री हो, चाहे वो मुलाज़मत की हिस्ट्री हो, कुछ भी हो उसमें गैप होना नहीं चाहिए। स्टूडेंट वाले में तो ज़ाहिर है गैप होगा, लेकिन एड्रेस हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री जो IMM 5569 फॉर्म में ख़ास तौर पर अहमियत का हामिल है, उसमें बिल्कुल कहीं पर भी बल्कि गैप होने ही नहीं चाहिए। इमिग्रेशन वालों को या ऑफ़िसर्स को किसी भी तरह का गैप पसंद नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि फिर आप वजह दें कि किस वजह से या तो फिर एक्सप्लेनेशन दें, राइट? तो अगर उस दौरान कोई वक़्त ऐसा है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, मिसाल के तौर पर जो एप्लीकेंट है पाकिस्तान में, उसे एग्ज़ाम दे दिया है, वो वेट कर रही है, तो वेट पीरियड को भी आप लिख सकते हैं अनएम्प्लॉयड, राइट? लेकिन उसको खाली ना छोड़ें और वो जगह ज़रूर भरी हुई होनी चाहिए। तो क्योंकि देखिए फॉर्म्स अगर नामुकम्मल होंगे, सही वक़्त पे सिग्नेचर नहीं होंगे और सिग्नेचर का ये है कि 3 महीने से ज़्यादा अगर सिग्नेचर होंगे तो वो पुराने हो जाते हैं, रिडंडेंट हो जाते हैं, तो फिर दोबारा से ऑफ़िसर आपसे माँग सकते हैं और फ़ाइल में ताख़ीर हो जाती है। मुझे पता है किसी को भी नहीं चाहिए ख़ास तौर पे स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के हवाले से कि उनकी फ़ाइल में देर हो। जो लड़का या लड़की वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को ज़ाहिर इंतज़ार होता है कि कब हमारा वीज़ा लगे, हम कब कनाडा जाके अपनी ज़िंदगी का बाकायदा आगाज़ करें। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो फॉर्म्स हैं, उनको आप बहुत डिटेल से देखें, कोई भी चीज़ खाली ना छोड़ें। एक और बात IMM 5406 के हवाले से जो कि एडिशनल फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म है एप्लीकेंट का जो भी पाकिस्तान या बैरून मुल्क है उसका, उसमें आप देखेंगे कि फिज़िकली प्रेज़ेंट, मैरिड, फिज़िकली प्रेज़ेंट और मैरिड फिज़िकली नॉट प्रेज़ेंट, राइट? तो आपको पिक करना होगा मैरिड फिज़िकली प्रेज़ेंट क्योंकि अगर कोई भी स्पॉन्सर अपनी शादी में शिरकत के लिए ओवरसीज़ नहीं गया है क्योंकि प्रॉक्सी मैरिजेज़ अब ख़त्म हो गई हैं। वो वक़्त चला गया जब निकाह होता था ओवर द फ़ोन और जब वीज़ा इश्यू हो जाता था,
तो फिर स्पॉन्सर जाके बाकायदा शादी करते थे और अपने शौहर या हस्बैंड के साथ कनाडा आते थे। तो वो अब वक़्त चला गया है क्योंकि प्रॉक्सी मैरिजेज़ अब ख़त्म कर दी गई हैं काफ़ी सालों से। क्योंकि अभी मैं क्यों ये बात कर रही हूँ, अभी भी मेरे पास आप यकीन करेंगे फ़ोन कॉल्स आती हैं और लोग यही तजवीज़ करते हैं कि हम सिर्फ़ निकाह करेंगे और फिर बाद में जब अप्लाई कर देंगे, फिर जब वीज़ा मिल जाएगा, हम जाके शादी करेंगे। तो मैं उनसे ये कहती हूँ देखें, ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि जो नए रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशंस के हिसाब से रुख़्सती होना बहुत ज़रूरी है और इस बात पे बहुत ज़्यादा अहमियत है। इवन आप सीआईसी की वेबसाइट पे जाएँगे तो ख़ास तौर पे लिखा हुआ है पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि रुख़्सती होना ज़रूरी है। तो कभी-कभार लोग कहते हैं कि हम शो कर देंगे, तो मैं कहती हूँ नहीं शो करने की बात नहीं है यहाँ पे जब तक कि मियाँ-बीवी का रिश्ता उस्तवार नहीं हो जाता, उन लोगों ने अपनी मैरिटल लाइफ़ स्टार्ट नहीं की होती स्पॉन्सरशिप जो है वो नहीं हो सकती रूल्स के हिसाब से। अब रूल को तोड़ने का अगर है तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब मुझसे कोई पूछता है तो मैं उनको हमेशा हकीकत ही बताती हूँ और इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से और रेगुलेशंस के हवाले से कि आप के स्पॉन्सर को अपनी शादी के वक़्त वहाँ होना ज़रूरी है अनलेस खुदा ना ख़ास्ता स्पॉन्सर है वो जो डिसेबल्ड है। तो अगर किसी भी वजह से डिसेबिलिटी है और वो नहीं जा सकती, नहीं जा सकते, वो एक डिफरेंट इश्यू है। लेकिन अगर आप एबल बॉडीड हैं, सेहतमंद हैं और जा सकते हैं, तो आपके पास कोई माकूल वजह होगी जो आप नहीं जाएँगे और अपनी शादी को जेपरडाइज़ करेंगे। तो मेरे ख़्याल से मैंने काफ़ी हद तक आपको स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के हवाले से बातचीत करके आपको इस मौज़ू से दोबारा से काफ़ी मालूमात दी हैं। तो उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाते-जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे पास साउज़ आवाज़ का ये इमिग्रेशन टिप्स का प्रोग्राम देखने के बाद काफ़ी कॉल्स आती हैं और मुझे लोग बताते हैं कि उनको मेरा ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगता है और उनको मुफ़ीद मालूमात मिलती हैं। तो मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों की जो साज़ो आवाज़ टीवी देखते हैं और जो साज़ो आवाज़ की टीम है आरिफ़ा मुज़फ़्फ़र, माजिद जमाल, ज़ीशान और शाज़िया और दूसरे लोग उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि कम्युनिटी के लिए इतना अच्छा उर्दू में प्रोग्राम वो लोग पेश करते हैं, जो कि लोग बड़े शौक़ से देखते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सबका, देखने वालों का, आप सबका। तो मैं इंशाअल्लाह ताला अगले हफ़्ते फिर मुलाकात होगी नए मौज़ू के साथ। अगर आपको जो भी मैंने आज बात की है उसके हवाले से ज़ूम का इंटरव्यू बुक कराना है या नहीं तो मुझसे बात करनी है तो आप ज़रूर मुझसे राब्ता कर सकते हैं फ़ोन के ज़रिए भी 9055130012 9055130012 या नहीं तो आप मेरी वेबसाइट पे जाकर मेरी ईमेल एड्रेस है info@canmsolutions.ca के ज़रिए ईमेल से भी बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।